पूरा देश आज संविधान दिवस मना रहा है, जहां भाजपा मुख्यालय में भी संविधान दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई, जहां पर इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और भाजपा पदाधिकारी शामिल रहे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि संविधान दिवस मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसे हर साल मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और यह हमारे देश के लिए मजबूत लोकतंत्र की ही देन है। कि हमने अपने संविधान को जन जन ने अंगीकार किया है और इस संविधान के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को पूरे देश भर में संविधान दिवस मनाने का निर्णय किया है। पूरे देश भर में आज संविधान दिवस मना रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है और इस मजबूत लोकतंत्र के आधार पर आज हमारा देश पूरे विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। कई विषयों पर, कई क्षेत्र में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। तो ये हमारे संविधान की ही मजबूती है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की दूरदृष्टि है और मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और इस मजबूत लोकतंत्र को स्थापित करने में हमारे संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज 2015 के बाद लगातार पूरे देश में इस दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर संविधान की रक्षा करने का काम किया है। और वहीं वो लोग जो आपने देखा होगा संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, उन्होंने कई बार संविधान को तोड़ने का काम अगर किया है तो उन लोगों ने किया है। और इस अवसर पर मैं बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पूरे विश्व के संविधान का अध्ययन करने के बाद जो सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है वो भारत का है और उनको भी अगर सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिलने के बाद बीजेपी का जोश हाई है और अब निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस केदारनाथ चुनाव में मिली हार के बाद अब पूरा ध्यान निकाय चुनाव में लगाना चाहती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह भिस्ट ने कहा कि हम तो पिछले कई समय से निकाय चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार निकाय चुनाव को लेकर भाग रही है और इसकी वजह निकायों में लंबित विकास कार्य है, जिससे जनता परेशान है। कांग्रेस ने कहा कि वह निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। भाजपा और प्रदेश सरकार ने किया है, वो चुनाव से लगातार भाग रहे हैं क्योंकि निकायों की दुर्दशा है। निकायों में विकास के काम नहीं हुए, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं सुधरा है, पार्कों की हालत देख लीजिए बहुत खराब है, नए पार्क तो बने ही नहीं है। स्ट्रीट लाइट हो, नालियों की व्यवस्था हो, हर जगह सरकार का प्रदर्शन खराब है और हार के भय से लगातार सरकार चुनाव टालती रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव कराने की मांग इसीलिए कर रही है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं और निश्चित तौर पर जब भी निकायों के चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी निकायों में भाजपा को हराने। उत्तराखंड में लगातार हो रहे हादसों पर जहां सरकार लगातार गंभीर नजर आ रही है, तो वहीं प्रदेश में नवंबर हादसों में महीना बीत चुका है, जहां पे देहरादून जिले में हुए हादसे में अब तक 10 से भी ज्यादा मौत हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हादसों पर दुख जताते हुए कहा कि यह दुख का विषय सबके लिए है, सरकार इसको लेकर गंभीर है। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ऐसे हादसों में कमी आए। नहीं, दुखद है। एक्सीडेंट्स बहुत इस बीच में हुए हैं, चाहे वो हमारी अल्मोड़ा की घटना हो, देहरादून की घटना हो, कल ऋषिकेश में घटना हुई है। पहले तो मैं जो मृतक हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूँ वो जिस प्रकार से उनकी मौत हुई है उनको सदगति प्रदान करें। और ये दुख का विषय हम सबके लिए तो है ही है। और नशे की जहाँ तक बात है, एक्सीडेंट नशे के कारण भी हो रहे हैं, अन्य भी कारण बनते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सरकार इसमें गंभीर है और प्रयास करें कि ये जो हमारे बढ़ते हुए एक्सीडेंट हैं
इस पे नियंत्रण हम कर सकें, निश्चित रूप से। उत्तराखंड के नए डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि उत्तराखंड में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और उनके लिए पुलिस प्रशासन स्मार्ट तरीके से काम कर रही है। नवनियुक्त डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि उत्तराखंड की फोर्स वेल ट्रेन्ड है, जहां पर अब क्राइम नेटवर्क और इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर सभी अपराधियों पर लगाम करने का काम किया जाएगा। और इसमें उत्तराखंड पुलिस अपने आप में पूरी तरह सक्षम है, बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है, इट्स अ वेल ट्रेन्ड फोर्स, काबिल अधिकारी हैं, केवल एक फोकस की जरूरत है। ये क्लियर है कि क्या कार्य किया जाना है, अपराधी की जगह कहाँ है, और जो भी उसके लिए जरूरी होगा, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस है, जेल्स पे नजर है, सीमावर्ती राज्यों से जो समन्वय स्थापित करना है, तो क्रिमिनल्स का तो मतलब जो पूरी कार्रवाई होती है, आप जैसा कह रहे हैं, तो वो तो पूरी। रामनगर ग्राम पूछड़ी में बिजली कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ जहां संयुक्त संघर्ष समिति ने विद्युत उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया, तो उनके तत्काल बिजली कनेक्शन जोड़ने की मांग की गई और साथ ही अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर कनेक्शन काटने में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों को न्यायालय आवागमन और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। उपखंड कार्यालय पर आयोजित धरने में वक्ताओं ने कहा कि वन और विद्युत प्रशासन ने बगैर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए लोगों के कनेक्शन काटे। वक्ताओं ने कहा कि पूछड़ी में बेदखली को लेकर वन संरक्षक कार्यालय हल्द्वानी में ग्रामीणों की अपील लंबित है और उत्तराखंड और न्यायालय में भी यथास्थिति बनाने के आदेश दिए हुए हैं। बिजली विभाग द्वारा की जा रही कनेक्शन काटने की कार्रवाई न्यायालय के आदेश और कानून का उल्लंघन है। जबकि नियम ये था कि अगर कोई समस्या थी वहाँ पर तो पहले वहाँ लोगों को सूचना दी जाती, नोटिस दिए जाते, उसके बाद जो है वहाँ पर लाइट काटनी चाहिए थी। और आज हम जानते हैं कि बिना लाइट के कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ रह रहे हैं, पानी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि परसों से वो लोग अभी यहाँ पर आए धरने पर बैठे हैं कि हमें पानी नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, विकराल समस्या है कि लाइट ना होने के बावजूद वहाँ पर जो है लोग किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। और आज मजबूरी में बिजली विभाग में आए हैं और एसडीओ साहब से भी मुलाकात हुई है, उनसे कहा कि भाई आपने बिना पूर्व नोटिस के हमारी बिजली कैसे काटी, जब मामला अभी कोर्ट में भी चल रहा है। एक्चुअली क्या था कि विगत काफ़ी समय से वन विभाग की ओर से विद्युत विभाग को नोटिस आ रहे थे कि इनके कनेक्शन काट दिए जाएं, क्योंकि ये आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर आता है, ये लोग अवैध रूप से वहाँ पे बैठे हुए हैं और आप लोगों ने अवैध रूप से कनेक्शन दिया गया है। तो हमारे यहाँ से पूर्व में जब भी उसका विद्युतीकरण हुआ, सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण जब प्रधानमंत्री के द्वारा एक घोषणा की गई थी, आपको भी याद होगा कि हर घर बिजली से जुड़ना चाहिए, उसी योजना के अंतर्गत उस क्षेत्र को विद्युतीकरण करके सप्लाई दे दी गई थी। वर्तमान में फर्ज का कहना है कि आपने जो है अवैध रूप से दिया है, तो उनके बार बार नोटिस आ रहे थे। तो अभी रिसेंटली मार्च 10 में उनका ये आया कि अगर आप लोग इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आपके खिलाफ FIR करते हैं। तो इसमें उच्च अदालत का निर्देश प्राप्त हुआ कि आप इनके कनेक्शन काट दो। चंपावत जिले के कालाकोट में 29 ग्राम सभाओं के सहयोग से 22 दिनी भूमिया देवता का जागर लगाया गया, जहां पर जागर के 9वें दिन दूर दूर से बड़ी संख्या में भक्त कालाकोट पहुंचे। और सामाजिक कार्यकर्ता नवीन कालाकोटी ने बताया कि 120 साल के बाद जागर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 29 ग्राम सभाओं और क्षेत्र के ग्रामीणों ने सहयोग दिया। जागर में शामिल होने और अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद लेने बड़ी संख्या में प्रवासी अपने गांव लौटे हैं। महिलाएं झाड़ो चाचरी का गायन कर रही है, जहां पर जागर गायन देवी देवताओं की गाथाएं सुना रहे हैं। जागर को लेकर कालाकोट में महाभूमिया बनाया हुआ है। सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव और स्वच्छता के लिए क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता में उत्तराखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जहां शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि स्वच्छता अभियान के चलते देहरादून में भी पहले से बेहतर स्वच्छता हुई है, जहां पर स्वच्छता को लेकर पुरस्कृत भी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह से स्वच्छता अभियान चलाया गया, उससे आम आदमी भी जागरूक हुआ है। देखिए, पहले से बहुत बेहतर स्थिति हुई है और आप जानते हैं कि स्वच्छता को लेकर देहरादून को भी पुरस्कार इससे पहले मिला है। कहीं कहीं कभी समस्या आती है
परिस्थितिवश मैं ये बात कह सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, आज आम आदमी भी जागरूक हुआ है। आज भी मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि यदि हमें स्वच्छता चाहिए तो अपने से शुरू करना पड़ेगा, हम सभी को मिलकर करना पड़ेगा। प्रदेश में अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, जहां नवंबर महीने में बारिश सामान्य से बहुत कम हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया, इस सीजन में अब तक सामान्य से 90% कम बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि 1 और 2 दिसंबर को बादल छाने की संभावना है, जहां पर बारिश की संभावना फिर भी कम है। इसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट नहीं आ रही है। हाँ, ये है कि बारिश नहीं होने से, चाहे वो पॉल्यूटेंट्स है या एरोसोल्स है, उसका वो कहीं ना कहीं बढ़ता है फिर हवा में। अगर बारिश नहीं होती, बारिश होने से सब चीज़ें सेटल होती है, तो वो ठीक हो सकता है कि थोड़ा पॉल्यूशन लेवल हायर साइड पे होगा। लेकिन अदरवाइज देखें तो नॉर्मल है इस समय, जो विंड है पैटर्न या फिर जो है टेम्परेचर है, ये सब नॉर्मल के आसपास है। और ऐसे तो फेयर वेदर आपको दिख ही रहा है, धूप अच्छी खिल रही है और कोई फॉग या इस तरह की चीज़ें अभी तक नहीं मिल रही हैं, तो वो चीज़ें ठीक हैं। और बारिश की जहाँ तक बात है तो इस मंथ में सबसे कम होती है ऐसे भी, और अभी 8 से 10 दिन आगे भी देखें तो उसमें भी कोई बारिश की संभावना नहीं है। 1-2 तारीख जब आप दिसंबर में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत क्लाउडिंग आ सकती है 2-3 तारीख में, 1 तारीख में, लेकिन बारिश की उसमें भी संभावना अभी उत्तराखंड में नहीं दिख रही है। तो इसी तरह की सिचुएशन है। ओवरऑल अगर देखें अभी तक का सीजन का तो -90% है डेफिशिएंसी रेट। मसूरी में नगर पालिका के सर्वेंट क्वार्टर्स की हालत बदतर हो रही है, जहां पर स्ट्रॉबेरी बैंक के एक सफाई कर्मचारी के कमरे के किचन का लिंटर अचानक से गिर गया, जहां इसकी चपेट में महिला आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। लोहाघाट ब्लॉक की गंगनौला सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसके कारण सड़क की दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। पर पीडब्ल्यूडी विभाग लोहाघाट के द्वारा मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी सड़क के गड्ढे आज तक भरे नहीं गए हैं। इस कारण से गंगनौला में ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। बेकार हो गया, गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं और रोड़े रोड़े आ रखे हैं सारे सड़क में, और ना पीडब्ल्यूडी का विभाग आ रहा है सर वहाँ पर, ना कोई रोड की ना देखभाल करने के लिए आ रहे कोई। तो मतलब परेशानी क्या हो रही है? परेशानी ये है सर, गाड़ी दोपहिया वाहनों के लिए या बड़ी 4 व्हीलर के लिए भी मतलब गाड़ी मतलब बहुत ही खतरा बन चुका है, उसमें गड्ढे गड्ढे हो चुके हैं। और दोपहिया वाहन में तो हम लोग मतलब कई बार गिर चुके हैं उस सड़क में। और तो आपकी परेशानी यही मांग है सर, एक बार वहाँ जाके सर एक बार उसकी सर्वे की जाए, क्योंकि आपदा में हर जगह गए होंगे ये लोग जो है, और हर जगह इन्होंने के ओएनजीसी चौक पर हुए भीषण हादसे के बाद सरकार एक्शन मोड पर आ गई है, जहां पर ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने मिलकर एक टीम गठित की। जहां आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि हमारी टीम अब पुलिस के साथ मिलकर रात को 11 बजे के बाद सड़कों पर चालकों को एल्कोमीटर से चेक करेंगे। उन्होंने कहा कि सीधी सड़क पर चालकों द्वारा ओवर स्पीड की गुंजाइश रहती है, जिसके कारण अचानक से एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम इसका औचक निरीक्षण करेंगे। जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा निर्णय लिया गया है कि हमारी विशेष टीमें रात के समय, खास तौर पे जो 11 बजे के बाद जो लोग निकलते हैं उनको अल्कोहल मीटर से चेक करेंगे और इसको सुनिश्चित करेंगे कि जो स्ट्रेट रोड्स हैं, जिसमें सीधी रोड है, जहां पर की ओवर स्पीडिंग की गुंजाइश ज्यादा रहती है, वहां पर औचक तौर पर चेकिंग करी जाएगी। इसके अलावा हमारे द्वारा जो ड्रंक ड्राइविंग है उसके लिए हमारे पास जितने इक्विपमेंट्स हैं हम उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। साथ में हम लोग अब रैंडमली, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो या हॉस्टल्स हो, उनके आसपास के एरिया में विशेष चेकिंग करेंगे। अगर कोई बच्चे रात में अपनी गाड़ी से जाते हुए या साथ में जाते हुए मिलेंगे तो हमारे चेकिंग अधिकारी उनके फोन के माध्यम से उनके देहरादून के दून अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के ओपीडी ब्लॉक के बाहर मरीजों और तीमारदारों के लिए निःशुल्क पार्किंग उपलब्ध है, लेकिन कुछ लोग
अवैध रूप से पार्किंग के नाम पर वसूली के मामलों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने विशेष प्रशासनिक टीम गठित की, जिसके जरिए लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। जहां दून अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि यह अस्पताल प्रशासन की निःशुल्क पार्किंग है और इस विषय पर कुछ समय पहले नगर निगम को भी पत्र लिखा गया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन के जरिए विशेष अभियान चलाकर अब परिसर में मरीजों के वाहनों को निःशुल्क खड़ा करवाया जा रहा है। देखिए, वो अस्पताल की निःशुल्क पार्किंग है और वो पेशेंट्स के लिए ही यूज होनी चाहिए। तो हमारा यही, हम लोग शुरू में जब मैं आई थी तब भी हम लोगों ने जो है निगम को लेटर लिखा था कि इस पार्किंग, क्योंकि आप सोचे वहाँ पे गाड़ी फिर अंदर घुसाने में कई बार बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इतने सारे वेंडर्स का, कहीं कोई फल वाला खड़ा हो जा रहा है, कोई अपनी गाड़ी वहाँ लगा दे रहा है, ऑटोज लगे रहते थे वहाँ पे, तो अंदर इवन एम्बुलेंस तक को अंदर ले जाने में बहुत परेशानी, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो इस वजह से ये था कि भाई हम कोशिश कर रहे थे कि हो जाए, और ये 3 दिन की ड्राइव के बाद हम लोग को तो सफलता मिली है। और नैनीताल के रामनगर जोशी संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टर और स्टाफ के साथ उपचार के दौरान हुई बहस के बाद एक रिटायर्ड फौजी ने अस्पताल परिसर में गोली चला दी। गोली चलाने से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया, जहां अस्पताल प्रबंधक पुलिस को तहरीर देने के बाद पुलिस ने फायरिंग करने के आरोप में रिटायर्ड फौजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कल रात को लगभग 11:15 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि अस्पताल में फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें पुलिस मौके पे पहुंची तो पता ये चला था कि वहां पर एक एक्स आर्मी है जो किसी मरीज को लेकर आया था। वो किसी बात पे कहा सुनी हुई है, उसने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायर किया था। किसी को गन शॉट इंजरी नहीं है। डॉक्टर्स की तरफ से एप्लीकेशन प्राप्त हो गई है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, बाकी विवेचना जारी है। सर, मसूरी माल रोड को व्यवस्थित और सुंदर बनाए जाने को लेकर प्रशासन लगातार काम कर रहा है और इसको लेकर जिलाधिकारी देहरादून सवीन बंसल और एसएसपी देहरादून ने माल रोड का निरीक्षण किया था। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने जिलाधिकारी देहरादून से मुलाकात करके मसूरी माल रोड के साथ मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर अवगत करवाया था। इसको लेकर सोमवार को नायब तहसीलदार कमल राठौड़ के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग, एमडीडीए के नगर पालिका परिषद के अधिकारियों द्वारा माल रोड का निरीक्षण किया गया। जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, त्वरित गति से मैं उनके काम से क्या जनता उनके काम से बहुत इम्प्रेस है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे, वो एसडीएम महोदय ने फिर अपने जो जितने भी विभाग हैं उनको आज निर्देशित किया। आज हमने जितने काम बचे हुए थे, जिनसे जनता को असुविधा हो रही थी, पर्यटकों को परेशानी हो रही थी, आज हमने वहां से लेके आपका लाइब्रेरी से लेके लंडौर तक जो है इसमें निरीक्षण करा दिया। इनको जो रोड ये धंस रही है लंडौर की, ये रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए पर्वतीय क्षेत्र से अवैध रूप से गांजा ला रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई, जहां आरोपियों के कब्जे से बरामद अवैध गांजा की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। कल हमारी टीम गर्जिया चौकी पर चेकिंग कर रही थी, उसमें जनपद की एएसटीयू के प्रभारी मोहन सिंह भी मौजूद थे वहां पर। उनके द्वारा एक बस से चेकिंग के दौरान लगभग 26 किलो गांजा 2 अभियुक्तों से बरामद हुआ है, जिसमें एक जिशान है, एक परवेज है, दोनों पतरापुर जसपुर के रहने वाले हैं। दोनों को गिरफ्तार कर चंपावत में एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर कार्मिकों की लंबित समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। चंपावत इकाई के अध्यक्ष नगेंद्र कुमार जोशी की अध्यक्षता में शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और 17 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन कुमाऊं मंडल नैनीताल के आह्वान में विरोध प्रदर्शन आज शनिवार को भी जारी रहा। आज बाराकोट और लोहाघाट में और चंपावत में कार्मिकों ने हाथ में काली पट्टी बांध करके अपना विरोध दर्ज कराया। आज हमारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत को भी ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। इसके बाद भी सरकार और विभाग यदि हमारी जो मांग है, उचित मांगे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम सभी कर्मचारी मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी। रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन के तत्वावधान में 2 दिवसीय विधि महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां कार्यक्रम में वाणिज्य कर और आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया।
टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम में मौजूद प्रतिनिधियों ने टैक्स बार एसोसिएशन के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। देखिए, जैसा कि सभी को विदित है, कल 26 तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में हमने 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें 25 तारीख आज हमने रामनगर नगर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी सोसाइटियां काम कर रही हैं अलग अलग, उन सोसाइटी को सम्मानित करने का निर्णय लिया कि वो एक रामनगर के विकास में अभूतपूर्व योगदान दे रही है, चाहे वो पेड़ लगाने वाली संस्था हो, चाहे वो महिलाओं के उत्थान की संस्था हो, चाहे बच्चों के उत्थान की संस्था हो, चाहे जानवरों के उत्थान की संस्था हो। हमने हर एक संस्था को रामनगर में एक मंच के माध्यम से प्रोत्साहित किया कि उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है और टैक्स बार उसकी हार्दिक। देहरादून चिड़ियाघर की शान बढ़ाने के लिए लाए गए 2 रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ अब आमजन सुन सकेंगे। जहां राजधानी देहरादून स्थित चिड़ियाघर में वन मंत्री सुबोध उनियाल और उत्तराखंड वन विभाग के आला अधिकारियों ने टाइगर बाड़ा का शुभारंभ किया, जहां पर अब देश विदेश से उत्तराखंड आ रहे पर्यटक यहां के चिड़ियाघर में बाघ का लुत्फ उठा सकेंगे। बाड़े का हमने निर्माण किया और उसके बाद बकायदा ये जो 2 बाघ यहाँ पे थे, जिसमें एक जो है जिसको 26 फरवरी को CWL उत्तराखंड की स्वीकृति के बाद यहाँ लाया गया था और ये धनी वांगर गोलापार हल्द्वानी तराई 23 फरवरी की उसको लाया गया था। उसी तरह दूसरा जो D5 है वो 4 वर्ष 9 महीने का और उसको धनगढ़ी सरदुनी रेंज से 16। नैनीताल के रामनगर रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टर और स्टाफ के साथ उपचार के दौरान हुई बहस के बाद एक रिटायर्ड फौजी ने अस्पताल परिसर में गोली चला दी। गोली चलाने से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और अस्पताल प्रबंधक द्वारा पुलिस को तहरीर देने के बाद पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोप में रिटायर्ड फौजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। कल रात को लगभग 11:15 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि अस्पताल में फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें पुलिस मौके पे पहुंची तो पता ये चला था कि वहां पर एक एक्स आर्मी है जो किसी मरीज को लेकर आया था। वो किसी बात पे कहा सुनी हुई है, उसने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायर किया था। किसी को गन शॉट इंजरी नहीं है। डॉक्टर्स की तरफ से एप्लीकेशन प्राप्त हो गई है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, बाकी विवेचना जारी है। सर आगे की